Good morning, friends. So, welcome to the Prelims Booster session. So, before we start this session, let me confirm to all those who write in the comment section that please teach in English. Please teach in English. Please just see this video once because we here discuss things first in Hindi and then I discuss the same topic in English. So, without seeing the entire video, you are people are commenting, so it is not good. So, just see the video and then decide what to comment upon it. Okay, so anyways, let's start the first topic, which is मलेरिया वैक्सीन मॉस्क्यूरिक्स. तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो है मलेरिया की पहली बार वैक्सीन को एक एंडोर्स किया है. इसका नाम मॉस्क्यूरिक्स रखा गया है. इसका साइंटिफिक नेम RTS है और पिछले 30 साल से इस पर रिसर्च चल रही थी. वॉल्टर रीड इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन, जो आपको पता होगा, ये तो एक फार्मा कंपनी है बहुत बड़ी. फिर बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, ये भी इसमें हेल्प कर रहे थे. ठीक है, तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम ये सबसे डेडलीस्ट है और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा यही पाया जाता है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम. और इसी को ही स्टॉप करने के लिए वैक्सीन को बनाया गया. तो ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम क्या करता है, लिवर के अंदर एंटर कर जाता है और जो है आके जो पर्सन है उसको टारगेट करता रहता है. लिवर के थ्रू क्या होता है, ये डेडली स्टेजेस में चला जाता है. ब्लड स्टेजेस में जब आपका ब्लड डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है तो वो स्टेज को रोकने के लिए, ताकि वो एंटर ही ना कर पाए लिवर में, उसके लिए ये वैक्सीन बनाई गई है. तो प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम को के पैरासाइट को लिवर में एंटर करने से रोकने के लिए वैक्सीन जो है वो काम करती है. ठीक है, इसी तर्ज पर एक और वैक्सीन चल रही है, अभी डेवलपमेंट स्टेज पर है. वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है. उसको सेरम इंस्टीट्यूट हमारा जो इंडिया का है वही बनाएगा. उसका नाम है R21 मैट्रिक्स M. ठीक है, तो आई होप कि ये जो वैक्सीन अभी मॉस्क्यूरिक्स है, इसको WHO ने जब एंडोर्स कर दिया तो इसके बाद जो है ये R21 मैट्रिक्स M, ये भी क्योंकि सिमिलर सी वैक्सीन है, इसको भी अप्रूवल मिल जाना चाहिए आने वाले टाइम में. ठीक है, तो मलेरिया आपको पता है एक मस्कीटो बॉर्न डिसीज़ है जो पैरासिटिक प्रोटोजोन्स होते हैं उनकी वजह से होती है. प्लाज्मोडियम टाइप के जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी वजह से होती है. फीवर, टायर्डनेस होती है, आपके लिवर को बेसिकली टारगेट करता है ये. उसकी वजह से जो आपको प्रॉब्लम शुरू होंगे, फीवर, टायर्ड फील करोगे, फिर वॉमिटिंग, हेडेक, इवन जब वर्स्ट सिचुएशन आ जाती है तो इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है, कोमा में जा सकता है इंसान. ठीक है, तो बहुत ही ये एक सीरियस सिचुएशन हो सकती है अगर ये आप जो है सिवियर केसेस में. तो ये इसकी मेडिकेशन वगैरह तो वही होती है जो आपकी थेरेपी होती है, ड्रग थेरेपी होगी. तो उसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन थी नहीं, बट ऑफ कोर्स अब ये WHO ने जो दिया है, अप्रूवल दिया है, तो इसके बाद से वैक्सीनेशन शुरू हो सकती है. बट अभी तक जो है कोई वैक्सीन जो है वो किसी को मलेरिया की नहीं लगी है. ठीक है, तो ऑफ कोर्स अफ्रीका में जहाँ पर टेस्ट किए गए हैं इस वैक्सीन के, तो प्रॉमिसिंग सिचुएशन देखने को मिली है वहाँ पर हमको कि हाँ, जो पेशेंट्स थे उनको वो डेडली स्टेज से बच पाए और जो है वो ठीक हो पाए. तो इसलिए जो है ये वैक्सीन अभी तक सिर्फ ट्रायल्स ही हुए हैं, आम जनता को जो है वो भी नहीं दी गई है. ठीक है, तो मलेरिया से वैसे बचने का एक ही तरीका होता है कि हाई पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वहाँ पर जो मस्कीटो की पॉपुलेशन है उसको कंट्रोल किया जाए. सर्वेलेंस की जाएगी कहाँ पर ज़्यादा केसेस आ रहे हैं, तो देखा जाए कि वहाँ पर कोई क्या ऐसा एरिया तो नहीं है जहाँ पर ज़्यादा जो है ये मस्कीटो इकट्ठे हो रहे हैं. तो उसको डील करना ही जो है वो इसका अभी तक जो है हमारी गवर्नमेंट्स ऐसा ही डील करती हैं इसको. ठीक है, तो मतलब या फिर आपकी हाइड्रेशन करवाना, बेसिक ड्रग्स देना. ठीक है, तो ये सारी मेडिसिन देते हैं और जो है टारगेट ये रखते हैं कि मस्कीटो की जो पॉपुलेशन है वो कहीं पनपने ना पाए. So now let us see this topic in English. Malaria vaccine, Mosquirix. So World Health Organization has endorsed this vaccine for malaria. It is known as Mosquirix. So Mosquirix is also called RTSS, and it has been in developmental mode since the last 30 years by Walter Reed Institute of Research, GlaxoSmithKline, which you know that it is a very big pharma company, as well as Bill and Melinda Gates Foundation. So the task of this vaccine is to stop the Plasmodium falciparum. So this is the most deadliest malaria parasite. There are 3 or 4 parasites of malaria, but this one is the deadliest because it enters the liver and it
goes upon to that stage where blood discharges from the stool or from the stomach starts, and the person gets into the severe or the most critical phase of this malaria disease. Okay, so this vaccine is designed to stop that phase. It will stop the parasite from entering the liver, so that the person does recovers faster and the deadliest situation does not arise. Okay, so there is also another vaccine candidate, R21 matrix M, which is being developed by University of Oxford, and it will be produced by the Serum Institute of India. It is also a similar vaccine candidate, and hopefully soon this R21 matrix M will also be given approval by the World Health Organization. So we'll be having two vaccines. Currently, we don't have any malaria vaccine. So after this approval, we may look upon this R21 matrix 1 also as a potential candidate in the future. So malaria is a mosquito-borne disease. You know about that. So it also affects humans and other animals, and it is caused by parasitic protozoans, which belong to the Plasmodium type. So generally, the basic symptoms include fever, tiredness, vomiting, and headaches. But when the liver stage occurs, it can go very serious, and it can lead to coma or even death. Okay, so basic medications, like you go for any viral disease. Of course, this is not viral disease. Malaria is not a viral disease, but basic drug therapy or preventive care that you do for a viral patient, the same is also adopted for malaria treatment. Currently, there is no vaccine. Of course, this Mosquirix has been approved now, but as of yet, there has been no vaccine in the market for the treatment of this malaria. Okay, so what the governments do generally is that they do surveillance, and they target the high population density areas where mosquito population can be rampant, and they just try to eliminate that mosquito population so as to prevent the disease from spreading in that area. Okay, so now let us see the next topic, which is महालय. तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो है, उन्होंने महालय के ओकेजन पर लोगों को ग्रीट किया है. तो आपके जो नवरात्रि होते हैं वो महालय से शुरू होते हैं. ठीक है, तो ये फर्स्ट दिन होता है आपका, और इस दिन जो पितृपक्ष कैलेंडर होता है वो खत्म हो जाता है. पितृपक्ष क्या होता है? जो आपके श्राद्ध होते हैं. ठीक है, 16 डे लूनर पीरियड होता है. अब जो है महालय जो है वो बंगाल में दुर्गा पूजा की फेस्टिविटीज़ की बिगिनिंग होती है इस दिन से. जो कहा जाता है कि महालय के दिन जो है वो गॉडेस दुर्गा जो है वो अर्थ पर आई थी. तो इस दिन से ही जो है दुर्गा पूजा की भी सेलिब्रेशन शुरू की जाती है. नवरात्रि जो है आपके फास्ट भी शुरू होते हैं इसी दिन से. ठीक है, सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. महालय. सो पीएम मोदी हैज़ ग्रीटेड पीपल ऑन द ओकेजन ऑफ महालय. सो इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ देवी पक्ष पीरियड, एंड इट marks the end of the Pitru Paksh according to Hindu calendar. So Pitru Paksh is a phase of a 16 lunar day period when Hindus pay homage to their ancestors. You may know that it is also called Shraddh. Okay, so on this Mahalay day, Durga Puja festivities also start. So it marks the starting of Navratris also. So goddess Durga is believed to have descended on earth on this very day of Mahalay. So people celebrate it in Bengal. You know about Durga Puja festivities. Okay, so now let us see the next topic, which is exercise Ajay Warrior. So 6th edition जो है वो इंडिया यूके का जो एक्सरसाइज अजय वॉरियर है वो चौबतिया जो है उत्तराखंड में वहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है. ठीक है, और ये एक्सरसाइज जो है वो सबसे पहले 2013 में शुरू हुई थी. बायनियल होती है, 2 साल में एक बार होती है. तो सेकंड और थर्ड एडिशन 15 और 17 में हुए थे. जो 19 में एडिशन होना था वो 19 में नहीं हो पाया था, तो उसको जो है फरवरी 2020 में किया गया था लास्ट ईयर. तो जस्ट डोंट कंफ्यूज कि एनुअल है ये एक्सरसाइज, 2 साल में एक बार होती है. 19 वाला जो है वो डिले होकर 20 में हुआ था. ठीक है, और जो है 21 वाला 19 के बाद अब 21 में होना था, तो वो 21 में अब हो रहा है 6th एडिशन. तो हर बार ऑल्टरनेट एक्सरसाइज जो है ये एक बार यूके में, एक बार इंडिया में, एक बार यूके में, एक बार इंडिया में, ऐसे होता है. जैसे आपको लास्ट जो 2019 वाली जो मैं आपको बता रहा हूँ कि 2020 में हुई थी,
वो यूके में हुई थी सैलिसबरी प्लेन्स में, और इस बार जो है वो अब आपकी उत्तराखंड में हो रही है, ये इंडिया में, जो 2021 वाली, ठीक है। तो इसमें वही है, इंटरऑपरेबिलिटी, एक्सपर्टीज़ शेयर करना, एक दूसरे के वेपन्स के साथ जो है वो फेमिलराइज होना, यही सारे इसका जो है वो आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। एक्सरसाइज अजय वॉरियर। सो 6th edition of India UK joint military training exercise Ajay Warrior has commenced at Chaubatia in Uttarakhand. So it started in the year 2013. It happens alternatively, so once in 2 years or biennially. So the second and third editions were conducted in 2015 and 17, but the 2019 edition was delayed and it was conducted in February 2020. So this 2021 is being conducted on time. So this time it is being conducted in Uttarakhand. So alternatively, we conduct these exercises in each other's territory. So the last one was conducted in Salisbury Plains in UK. This time we are conducting this exercise in India, that is in Chaubatia, Uttarakhand. Okay, so the exercise aims to develop interoperability, share expertise, to develop familiarity with each other's weapons. Okay, so all this is aimed to improve bilateral relationship between the civilian as well the military leadership of our two countries. So now let us see the next topic, which is साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स। तो यूनियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट जो है वो 75 और साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हब्स जो है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री में सेटअप करेगी एससीज और एसटीज पॉपुलेशन के लिए। तो ऐसे 20 हब्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश हो चुके हैं, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एस्टैब्लिश किए हैं, जिससे कि 20,000 से ज़्यादा एससी और एसटी पॉपुलेशन को फ़ायदा मिल रहा है। तो इस क्यों बनाए जाते हैं ये हब? आपके जो लाइवलीहुड सिस्टम्स हैं उनको ये एक तरह से सप्लीमेंट करते हैं। कोई रिसर्च, बेसिक रिसर्च जो है ये होती है उनके फार्म या नॉन फार्म एरियाज़ में, जो उनके एनर्जी सेक्टर में, वाटर में, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, वो ये रिसर्च करते हैं, सोशल एंटरप्राइज बनाते हैं एक तरह से, और जो उनकी इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है उसको प्रिवेंट करने का भी ये काम करते हैं, ठीक है। तो साइंटिफिक टैलेंट को प्रमोट करा जाएगा इसके थ्रू। अब आपके जो एससी और एसटी पॉपुलेशन में साइंटिफिक टैलेंट जो है उसको प्रमोट करने के लिए बनाया जा रहा है इसको। न्यू टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाएंगी और डिलीवरी ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजीज भी किया जाएगा। फिर जो है कैपेसिटी एडिशन, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी एससी एसटी पॉपुलेशन में। तो ये टेक्नोलॉजी के जो हब्स होंगे इसमें एससी एसटी पॉपुलेशन के लोग काम करेंगे, उनको जो है वो न्यू रिसर्च करेंगे, तो एक तरह से उनकी कैपेसिटीज़ बिल्ड की जाएंगी। जो उनका अपना इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम है उसको भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे ये जो है एससी एसटी जो ये हब, जो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इनोवेशन हब्स होंगे, ये उनकी पॉपुलेशन की इंडिजिनस नॉलेज को भी जो है वो सप्लीमेंट करेंगे। So now let us see this topic in English: Science, Technology and Innovation Hubs. So Union Minister of Science and Technology has confirmed that the government will be setting up 75 more science, technology and innovation hubs for the SC/ST population. So currently 20 STI hubs have been established for our SC and ST population, and it is benefiting more than 20,000 SC/ST people. So these hubs are basically established to do research in the several fields like in farm, non-farm sector, health, education, water, energy, etc. So these hubs are specifically meant for the SC/ST population. So it will address the weakest linkages in our society, and these hubs will help them to assimilate themselves with the scientific research and technology. It will prevent their indigenous knowledge systems. It will promote the scientific talent amongst this section of people. It will develop, nurture and ensure new as well as appropriate technologies amongst them, and it will build their capacities so that they can also compete in the in the market or in the science and technology domain of the mainstream. Okay, so now let us see the next topic, which is Central Asian Flyway. तो अभी 30 रेंज कंट्रीज़ जो हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे में जो आती हैं उनकी मीटिंग हुई है। तो उसमें ये डिसाइड किया गया है कि जो लास्ट ईयर फरवरी 2020 में CMS आपका जो कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीशीज़ है
उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया था कि हम एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाते हैं जिसकी वजह से जो है जिससे हम माइग्रेटरी स्पीशीज़ जो है बर्ड्स की उनको हम अच्छी तरह से प्रिवेंट कर सकेंगे। तो ये मीटिंग की गई है कि उसको कैसे जो है अब आगे हम इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क को कैसे बनाएं, ठीक है। सो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे क्या है, यहाँ से बहुत सारे बर्ड्स जो हैं वो आपको पता ही है माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। तो 30 कंट्रीज़ आती हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के रेंज में, तो इंडिया ऑफ कोर्स उसमें से एक कंट्री है। तो आर्कटिक से लेके इंडियन ओशन तक ये 30 कंट्रीज़ पड़ती हैं। इसमें जो है आपके माइग्रेटरी जो बर्ड्स हैं वो ट्रैवल करते हैं। जैसे विंटर्स में वो यहाँ आ जाते हैं और समर्स में वो ऊपर चले जाते हैं, साइबेरिया तक चले जाते हैं या आर्कटिक तक चले जाते हैं, ठीक है। ये तो आपको पता ही है। तो अब माइग्रेशन जो है बहुत कॉमन है। 11,000 बर्ड्स की स्पीशीज़ हैं, तो उसमें ऑलमोस्ट 1/5 जो बर्ड्स हैं वो माइग्रेट करते होते हैं। तो जो आपकी कन्वेंशन ऑन कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीशीज़ है वो उसको हम बॉर्न कन्वेंशन भी कहते हैं। तो इसको 1983 में बनाया गया था यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के अंदर, और हम माइग्रेटरी एनिमल्स या बर्ड्स जो है उनकी कंजर्वेशन और उनके हैबिटेट्स को जो है प्रिवेंट करने के लिए इसको बनाया गया था। तो अपेंडिक्स 1 में वो एनिमल्स या बर्ड्स डाले जाते हैं जो एक्सटिंक्शन के लेवल पर आ चुके हैं, उनको ज़्यादा कंजर्वेशन की ज़रूरत है, ठीक है। और अपेंडिक्स 2 में वो उन स्पीशीज़ को डाला जाता है, माइग्रेटरी स्पीशीज़ को, जो कि जिनको कंजर्वेशन और मैनेजमेंट की ज़रूरत है और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से उनको हम बचा के रख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो है वो ज़्यादा प्रोटेक्शन दे रहा है, जो सेकंड अपेंडिक्स है वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट जो है वो थोड़ी कम प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। क्योंकि उनको अभी वो एक्सटिंक्शन के थ्रेट पर नहीं आए हैं, उस थ्रेश होल्ड पर नहीं आए हैं, तो उनकी कंजर्वेशन मैनेजमेंट से हम उनको बचा सकते हैं। तो ये अपेंडिक्स 2 जो है वो ये होता है, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे। सो रिसेंटली अ मीटिंग ऑफ 30 रेंज कंट्रीज ऑफ सेंट्रल एशियन फ्लाईवे was conducted, and they have discussed the criteria for setting up an institutional framework, which was decided in the last COP 13th, which was conducted in Gandhinagar in February 2020, regarding the setting up of an institutional framework for the conservation of migratory species. Okay, so this Central Asian flyway is basically a range of 30 countries, ranging from Arctic to Indian Oceans. So between this range of countries, the migratory species of birds travel in several seasons. Like you know that in winter they come to the Indian Ocean territories or India, and in summers they travel back to their to Siberia or even Antarctica. So this is a Central Asian flyway of 30 countries, including India. Okay, so this CMS, the Convention on Migratory Species, it's a program under United Nations Environment Program, and it has been in force since 1983. It is also known as Bonn Convention, and it is meant to conserve the migratory animals and their habitats, so as to prevent them from extinction or threats that these migratory species face in general. Okay, so in the first appendix we put those species under the first appendix which are on the verge of extinction, which are threatened with extinction, and the second appendix is comparatively less severe, in which we can manage those migratory species with the conservation and management, and they are not as of yet they are not facing a threat of extinction. Okay, so now let us see the next topic, which is role of punch. तो पंच क्या होते हैं आपको पता होगा। जब भी कोई पुलिस कभी रेड मारने जाती है कहीं पर, तो वो अपने साथ ना कुछ जो विटनेस होते हैं जो सोसाइटी के उस एरिया में से, उनको लेकर जाती है, ताकि ये एक तरह से विटनेस देख सकें कि पुलिस ने उस रेड में क्या क्या पाया है, क्या उनको वहाँ पर मिला है। तो एक तरह से एक न्यूट्रल पार्टी को अपने साथ लेकर जाते हैं वो, ताकि एक एविडेंस कलेक्ट कर हो सके कि हाँ, जो आपके जो ये पंच होंगे, वो आपके विटनेस जो होंगे, वो जाकर कोर्ट में बता सके कि हाँ सच में ऐसी रेड हुई थी और पुलिस ने खुद ऐसे प्लांट नहीं किया मटेरियल, और उनको पुलिस को सच में वहाँ पर वो मटेरियल ऐसा मिला था, ठीक है। तो एज ट्रेडिशनली तो जो है वो 5 पर्सन्स जो है वो पुलिस को लेके जाने होते थे, लेकिन अब जनरली 2 ही लोग जो है वो जाते हैं, ठीक है। और इसमें कहा गया है, हमारा जो
जो आपका CRPC होता है उसमें कहा जाता है कि रिस्पेक्टेबल पीपल होने चाहिए वो इनहेबिटेंट्स ऑफ सोसाइटी में। ऐसा नहीं कि आप क्रिमिनल्स को ही उठा कर लेके जा रही है पुलिस, मतलब अपना विटनेस बनाकर। तो अभी कंट्रोवर्सी हुई है कुछ एनसीबी रेड से रिलेटेड, तो आपको वो उस कंट्रोवर्सी में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये पंच कौन होते हैं। इनका पंचनामा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये एक तरह से जो पुलिस क्लेम करती है कि हमको इस सिचुएशन में या इस लोकेशन पर ऐसा चीज़ें मिली हैं, तो उस विटनेस उसके विटनेस बनते हैं और कोर्ट में बोलते हैं कि यस, हम कोरोबोरेट करते हैं उनके फैक्ट्स को कि हाँ, अफर्म करते हैं कि हम भी थे वहाँ पर, हमने देखा है कि सच में ये सब चीज़ें मिली हैं, ऑथेंटिसिटी है इस चीज़ की जो पुलिस क्लेम कर रही है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब इसमें यही चीज़ है कि जो पंच होते हैं उनकी खुद की भी जो है वो स्टैंडिंग रिस्पेक्टेबल होनी चाहिए, वो उसी लोकेलिटी के होने चाहिए जहाँ पर पुलिस रेड करने गई है, इंडिपेंडेंट होने चाहिए वो लोग। ठीक है, तो ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, बस बेसिक फैक्ट्स इसके यही हैं। So now let us see this topic in English. Role of punch. So a controversy has erupted over some raids by NCB. You don't need to go into that direction. You just have to know what is the role of punch and what are these punches. So traditionally, 5 persons used to accompany the police when the police was conducting raids, and these people generally belong to that very locality in which the police was conducting raid. These persons must be respectable inhabitants of the society, and but now these days police only takes about 2 people from that society so as to corroborate the facts that the police raid has resulted into a seizure of such and such evidence from the scene of crime. Okay, so the Panchnama is basically an affirmation given by these witnesses or punchs to the court that yes, we were there with the police and police has not planted any evidence. They have actually received or seized such and such material and we were there, so we have witnessed this particular raid. Okay, so it is admissible in courts. So courts in whenever there is judicial inquiry, so judicial inquiry also is tasked to uh, inquire with the witnesses like these with these punch so that the facts of the police raid can be established. Okay, so there are some guidelines that as to who can be a punch. So police cannot just take a prisoner or a criminal with themselves to act as punch. So these people must be independent. They should not have any relation with the police. They must be local residents and they must be respectable inhabitants of the locality. Okay, so now let us see the next topic which is मुद्रा टूल बॉक्स. तो अभी ICMR के एक न्यूरोकॉग्निटिव ICMR जो है उनके एक न्यूरोकॉग्निटिव टूल बॉक्स इनिशिएटिव के अंदर जो है मुद्रा टूल बॉक्स बनाया गया है जो कि है मल्टीलिंगुअल डिमेंशिया रिसर्च एंड असेसमेंट टूल बॉक्स. इसको 5 लैंग्वेजेस में जो है वो लॉन्च किया गया है. अब ये बेसिकली एक टेस्ट है जिससे कि जो है पेशेंट्स ये टेस्ट कर पाएंगे कि क्या उनको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है या नहीं है. ठीक है, तो इसमें कुछ ऐसे कॉग्निटिव टेस्ट्स होंगे जिससे अटेंशन या वो अपनी एग्जीक्यूटिव फंक्शन, मेमोरी, लैंग्वेज या फिर विजुअल स्पेशल क्या होते हैं आपका विजुअल टेस्ट जो होते हैं, विजुअल परसेप्शन टेस्ट होते हैं, वो कंडक्ट कर सकेंगे और ये उससे उन्हें पता लग जाएगा कि उनको क्या वो डिमेंशिया से सफ़र कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो 7 लीडिंग सेंटर्स जिन्होंने इसको बनाया है इस मुद्रा टूल बॉक्स को, एक बेसिकली ये टेस्ट किट है. ठीक है, जिससे आप कोई भी पर्सन ये टेस्ट कर सकता है कि क्या उसे डिमेंशिया है या नहीं है. ठीक है, तो ये डिमेंशिया होता क्या है, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं पर्सन में जिसमें क्या होता है कि जब उनके ब्रेन सेल्स डेड या डैमेज हो जाते हैं तो उनको कुछ बेसिक लेवल पर या फिर इवन सिवियर भी हो सकता है ऑफ कोर्स ये कि उनकी मेमोरी में डिटेरियोरेशन शुरू हो जाएगी, उनके बिहेवियर थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, उनकी हाथों की मूवमेंट या उनकी सोचने की क्षमता वो थोड़ी कम हो जाएगी. ठीक है, तो मतलब आपके जो बेसिक रूटीन फंक्शंस है वो करने में भी आपको डिफ़िकल्टीज होनी शुरू हो जाती है अगर डिमेंशिया हो किसी को तो. ठीक है, ऑलमोस्ट 5.3 मिलियन पीपल जो हैं ओवर द एज ऑफ 60 उनको इंडिया में डिमेंशिया है एज पर दी लेटेस्ट रिपोर्ट ऑफ 2020. तो एल्जाइमर जो है वो सबसे कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया है जिसके अंदर आपकी मेमोरी चली जाती है. ठीक है, मतलब जाने लग जाती है. तो आप क्या इसको हम क्योर कर सकते हैं?
तो अभी कुछ ऐसे इंटरवेंशंस हैं जिससे हम कंट्रोल तो कर सकते हैं लेकिन क्योर नहीं कर सकते इसको, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ऐसी थेरेपीज चलती रहती हैं जिससे कि इसका क्योर ढूंढा जा रहा है, बट ऑफ कोर्स इसका अभी तक क्योर तो कोई नहीं है। लेकिन हाँ, ये टेस्ट टूल किट जो है, ये टूल बॉक्स जो है, वो अभी जो है ICMR ने कुछ लीडिंग सेंटर्स के साथ मिलकर जो है वो लॉन्च किया है, जिससे कि हम टेस्ट कर पाएंगे कि क्या कोई पर्सन जो है वो डिमेंशिया उसको हो रहा है या उसको है या नहीं है, ठीक है। तो अगर इसमें जल्दी भी पता लग जाता है अगर डिमेंशिया के बारे में, तो देयर इज़ अ चांस कि उस चीज़ को हम हैंडल कर सकते हैं। So now let us see this topic in English. Mudra Toolbox. So recently ICMR has released the multilingual dementia research and assessment toolbox in 5 languages. So this toolbox will be helpful in diagnosing dementia in our population. So it is a series of some cognitive tests which anyone can perform. So such tests will test your attention function, memory, language, and visual spatial functions like visual perception. So based upon such tests, one would be able to diagnose itself with if that person is suffering from dementia or not. So this particular test has been developed by 7 leading centers around the country: NIMHANS, AIMS, SC, TMI, MST, and several others. So this dementia is basically a group of symptoms which emerge when there is a damage or death of brain cells. So it is a syndrome in which deterioration of memory starts. People have some difficulty in conducting basic operations. Even sometimes their movement of hand or legs start deteriorating. Their behavior changes, their thinking ability also changes. So they have a difficulty in performing day-to-day tasks. So in India, almost 5.3 million people above the age of 60 are suffering from it, as per the 2020 report. So, Alzheimer's dementia is the most common type of dementia. So, in this Alzheimer's dementia, the memory function slowly starts to disappear, and the performance of memories starts to reduce. And can it be cured? But no, there is no actual cure of dementia as of yet. But some interventions or early interventions can control this dementia. Okay, so several researches are going on this on finding a cure for dementia. But of course, there are some interventions through which we can control this dementia issue. Okay, so now let us see the next topic, which is Guru Ghasidas टाइगर रिजर्व। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है, उन्होंने छत्तीसगढ़ में गुरु घसीदास नेशनल पार्क और तामोर पिंगला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को जो है कुछ एरियाज को मिलाकर एक न्यू नंबर 4 जो है छत्तीसगढ़ का एक टाइगर रिजर्व बना दिया है, अप्रूवल दे दिया उसको, ठीक है। तो ये कहाँ पर लोकेटेड है? नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्टेट, जो कि मध्य प्रदेश और झारखंड से जो है वो बॉर्डर शेयर करता है जो एरिया, वहाँ पर ये सिचुएटेड है। और ये छत्तीसगढ़ का 4th टाइगर रिजर्व होगा। गुरु घसीदास जो है वो कोरिया डिस्ट्रिक्ट में है, और तमोर पिंगला जो है वो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट में है, और जो कि नॉर्थ वेस्टर्न कॉर्नर पर है। ये गुरु घसीदास नेशनल पार्क ही वो एरिया है जहाँ पर जो लास्ट टाइम जब एशियाटिक चीता को देखा गया था। ऑफ कोर्स अब तो ये ख़त्म हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, लेकिन लास्ट जो नॉन हैबिटेट ऑफ एशियाटिक चीता था वो यही गुरु घसीदास नेशनल पार्क था। पहले ही ओरिजिनली जो है ये संजय डुबरी नेशनल पार्क का एक पार्ट होता था गुरु घसीदास, लेकिन जब 2001 में छत्तीसगढ़ को स्टेट बनाया गया तब इसको एक प्रॉपर एक सेपरेट एंटिटी बना दिया गया, एक सेपरेट एक नेशनल पार्क का रूप दे दिया गया, ठीक है। सो नाउ लेट अस सी दिस टॉपिक इन इंग्लिश. Guru Ghasidas Tiger Reserve. So NTCA has given approval to the combined areas of Guru Ghasidas National Park as well as Tamor Pingla Wildlife Sanctuary. And some of these areas will be combined to form a tiger reserve. So these areas are a part of the northern part of the state, which is bordering with Madhya Pradesh as well as Jharkhand. So this will be the 4th tiger reserve in Chhattisgarh. And Guru Ghasidas National Park was the last known habitat of Asiatic cheetah. It was originally a part of Sanjay Dubri National Park, but when the state of Chhattisgarh was created in 2001, this was also created as a separate entity in Chhattisgarh Sarguja region, and this Guru Ghasidas National Park was created after that. Okay,
सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे. आज हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में वीकली करंट अफेयर्स भी शेयर किए होंगे, तो आप उसको भी डाउनलोड कर लेना. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.